हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप एवरीथिंग इज़ ओके विथ यू गाइस। सो टुडे दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अपने बारे में इन द सेंस कि जो मेरी जॉब नाइजीरिया में आई लगी थी, उसमें उसके दौरान क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े और किस तरह से मैंने किस तरह से मैंने जॉब ली नाइजीरिया में। तो ये 2014 की बात है, जनवरी की बात है। तब मैं कहीं पे था, शायद मैं किसी क्लाइंट के पास था या कहीं किसी डीलर के पास था। तो मैं बैठा हुआ था, अचानक फ़ोन आया। तो ये फ़ोन जब आया तो मैंने उठाया, तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि हम कई कंसल्टेंसी से बात कर रहे हैं। चेन्नई की कंसल्टेंसी थी, नाम याद नहीं मुझे, बहुत टाइम हो गया, 6 साल हो गए। तो हाँ, हमारे क्लाइंट, वो कहते थे हमारे क्लाइंट है नाइजीरिया में जिनको एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा कि मतलब कि इंडस्ट्री कौन सी है, क्या है, किस किस पोजीशन के लिए मतलब वैकेंसी है। तो उन्होंने कहा इंडस्ट्री आपकी वही है, बिल्डिंग मटेरियल में ही है, और जो पोजीशन है वो डिप्टी ब्रांच मैनेजर की है। लोकेशन नाइजीरिया है। तो जब उन्होंने नाइजीरिया के बारे में बोला तो एकदम से मैं थोड़ा ना वो डिलेमा में रह गया कि नाइजीरिया, तो मैं सुना कि बहुत अनसेफ जगह है कि क्या है वगैरह। बहरहाल मैंने उनसे ये कहा कि प्लीज़ गिव मी अ वीक्स टाइम। मैं एक हफ्ते बाद आपको बताऊंगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ जॉब में कि नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे से एक हफ्ता मांगा, दिया सॉरी। और इस एक हफ्ते के अंदर मैंने दो तीन चीज़ें पता किया नाइजीरिया के बारे में कि नाइजीरिया में कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पॉपुलेशन कितनी है, कौन सी जगहें अच्छी है जहाँ पे सेफ रहे, जहाँ पे सेफ है। सुना तो मैंने था कि नाइजीरिया अनसेफ है, बट मैंने देखा कि कौन सी जगह सेफ जगह हैं। और मैंने ट्राई किया कि कोई मेरा कोई रिलेटिव मिले, जो जानने वाला है मेरे 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 थ्रू या मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी मतलब कोई आदमी हो जो कोई भी मेंबर हो जो नाइजीरिया में काम करता हो, जो मुझे सही फीडबैक देगा कि नाइजीरिया में होता क्या है। पर कुछ चीज़ें मैंने पता की नाइजीरिया के बारे में, तो फिर मैं प्रिपेयर था कि मैं जब कंसल्टेंसी का फ़ोन आएगा तो मैं उनसे ये कंफर्मेशन दूंगा कि ठीक है, हाँ मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ, आप अरेंज कीजिए। तो एक हफ्ते बाद बहरहाल उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू, आपने क्या सोचा। मैंने बोला ठीक है, ओके आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। तो उन्होंने इंटरव्यू मेरा अरेंज कराया। मॉडल टाउन में था, दिल्ली में जगह है मॉडल टाउन, वहाँ पे मेरा मीटिंग इंटरव्यू हुआ था। तो मेरा इंटरव्यू करीब करीब 1 डेढ़ घंटे तक हुआ था, जिससे मुझसे मुझसे पूछा था, कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे मेरे फील्ड के रिलेटेड, सैलरीज के रिलेटेड और जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड और मेरी एक्सपीरियंस के रिलेटेड। तो सभी जवाब, सभी सभी चीज़ें क्लियर हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि मेरे जो प्रोफाइल है उसमें क्या क्या आएगा, और उन्होंने बोला ये सेल्स मार्केटिंग की जॉब है, डिप्टी ब्रांच मैनेजर की जॉब है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, आपके अंडर लोग होंगे, उनसे काम करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। इंडस्ट्री सेम थी, बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, नाइजीरिया की पुरानी कंपनी थी ये। एक्चुअली ये इजरायली कंपनी है जो कि 35 साल से नाइजीरिया में काम करती है। तो कंपनी का रेपुटेशन भी वो बहुत अच्छा था। और सैलरी के बारे में बात मैंने की, तो सैलरी उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी 2 सैलरीज मिलेंगी आपको। तो जब उन्होंने कहा 2 सैलरीज मिलेंगी तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया कि लोगों को तो एक सैलरी मिल रही है, 2 सैलरी क्या फंडा है। तो मैंने उनसे पूछा, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, कि ये 2 सैलरी क्या क्या है, मतलब कि कैसे मिलेगी 2 सैलरी। तो कहते हैं यहाँ पे नाइजीरिया में सिस्टम है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पे एक तो वो डॉलर में सैलरी देते हैं जो कि आपके एनआरई अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी। एक लोकल सैलरी मिलती है जो कि आपके खर्चों के लिए, जो यहाँ पे नाइजीरिया में जो आपके खर्चे होते हैं खाने के, उसके लिए होता है। जब उन्होंने ये चीज़ कहा तो एकदम से मैं थोड़ा, मेरे में और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ठीक है, ये तो सही है। दैट मीन्स अगर आप लोकल सैलरी, अगर यहाँ की सैलरी आप खाने पे यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी जो एनआरए अकाउंट में सैलरी आ रही है, यूएसडी दूसरी सैलरी, वो आपकी सेविंग है, फुल सेविंग हो रही है, 100% सेविंग हो रही है। तो ये चीज़ को देख के मैं थोड़ा और ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो गया। तो उसके बाद मैंने पूछा कि एकोमोडेशन का कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला एकोमोडेशन भी आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली फर्निश्ड एकोमोडेशन है, कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको कपड़े लेके आना है बस, बाकी आपको हर कोई चीज़ मिलेगा। एकोमोडेशन के साथ आपको गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा और मेड मिलेगा। ये चीज़ें मिल देने के बाद तो मैं एकदम से सातवें आसमान पे हो गया।
मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटी आप देखोगे, ये मेरा विलियम रसल से, विलियम रसल यूके बेस्ड कंपनी है, यहाँ से मेरा मेडिकल हुआ है, ये भी उन्होंने दे दिया, जो कि हर साल आता रहता है, रिन्यू होता रहता है। और उसके अलावा ट्रैवलिंग, मैं अगर इंडिया आऊँगा, हर साल में मैं 2 बार इंडिया आ सकता हूँ, जिसमें मेरे जितने भी ट्रैवलिंग में एक्सपेंसेस है, फ़्लाइट टिकट्स होंगी, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। वो साल में 30 डेज़ का है, मतलब कि छुट्टी, जो कि आप डिवाइड कर सकते हो 2 टर्म्स में, मतलब कि जैसे मैं जून में जाता हूँ और दिसंबर में जाता हूँ, तो जून में मैं 15 डेज़ के लिए जाता हूँ, और अपना दिसंबर में 15 डेज़ के लिए जाता हूँ। तो दो दो ट्रिप्स अगर साल में मिले, इससे बढ़िया और क्या चीज़ मिल सकती है। और दूसरी बात है, जब ये चीज़ पूरी होगी, तो मेरा सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, तो मैं वापस घर गया। घर में मैंने सोचा थोड़ा बहुत दोबारा कि क्या करूँ अब, क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, डिसीजन क्या, फाइनल डिसीजन क्या है। तो फाइनल डिसीजन मैंने क्या किया, मैंने एक कैलकुलेशन की छोटी सी। मैंने देखा कि मैं सोचा कि यार मेरे एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे, दिल्ली में मेरे एक्सपेंसेस क्या है। तो मैंने एक्सपेंसेस सबने कैलकुलेट की, ये मेरे एक्सपेंसेस थे उस टाइम, ये देखोगे आप, सॉरी, ये देखोगे, मेरा रेंट उस टाइम 15,000 था, फूड में खाने में जो 20,000 का लगता था, और ट्रांसपोर्टेशन 15,000। सो ये मेरे डेली एक महीने के एक्सपेंसेस थे 50,000 रुपये। पता ये जो होने होने हैं, इसके अलावा अलग गाड़ी का टायर फट गया, वॉशिंग मशीन ख़राब होगी, वो हो गया, ये हो गया, वो मिसलिनियस खर्चे भी 5-6 हज़ार के होते, 56-57,000 मेरा रुपीज़ का मेरा खर्चा था महीने का। तो अब चैलेंज ये था कि घर वालों को कैसे कन्विंस करना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे नाइजीरिया, मतलब मुझे मतलब भेजने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बट समहाउ आई ट्राई टू मैनेज एंड कन्विंस देम। तो बहरहाल सब कुछ हुआ, कन्विंस भी हो गए मेरे घर वाले। फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई। एक्चुअली मेरा जो पासपोर्ट था, वो भी एक्सपायरी हो गया था मतलब उसके आसपास, मतलब फरवरी, मेरा इंटरव्यू फरवरी में होता, तो फरवरी मार्च में ही वो भी एक्सपायर हो गया था, और मुझे पता नहीं था कि मेरा एक्सपायर हो गया। मैंने उनको बोल दिया, जब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए मांगा मेरे से, डॉक्यूमेंट वीज़ा के लिए, तो मैंने अपना पासपोर्ट चेक किया, तो पासपोर्ट में एक्सपायरी था वो ऑलरेडी। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया। फिर समहाउ मैंने तत्काल में जाके पासपोर्ट निकलवाया, और बहुत मेहनत करनी पड़ी उस पासपोर्ट निकलवाने में, मतलब कि जब आपकी जब बैड लक होता है तो फिर कई सारी चीज़ें उलझ जाती है। बट अनी हाउ वो मैनेज करके मैंने पासपोर्ट, मेरे को मिल गया नया पासपोर्ट। फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके, जो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था दिल्ली में, उनको दिए। फिर विद इन 15-20 डेज़ मेरा वीज़ा आ गया था नाइजीरिया से। तब तक मैंने कंपनी में भी नोटिस दिया था कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब कि उन्होंने काफ़ी इस तरह, उनको शौक लग गया कि अचानक ये बंदा 4-5 साल से कंटिन्यूस काम कर रहा है, तो हाउ कम ये अचानक छोड़ दिया। तो उनको भी एक वो तो शौक लग गया था। और जब उनको मैंने कहा कि मैं नाइजीरिया में जो मुझे जॉब मिली है, तो वो भी थोड़े बहुत ना वो नर्वस हो गए थे कि यार कहाँ जा रहा है नाइजीरिया में, वो सेफ़ नहीं है, ये यहाँ पे सही है, वो ये। तो नहीं, आपको अगर आपको कुछ करना लाइफ में, तो रिस्क उठाना पड़ता है। तो रिस्क मैंने उठाया था, ये सोच के कि कुछ अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो बहरहाल मेरा को टिकट मैंने निकाली यहीं से, क्योंकि उन्होंने कहा कि टिकट आप निकालोगे, रिफंड आपको वहीं पे करेंगे जब आप नाइजीरिया पहुँचोगे। तो मैंने अपनी टिकट वगैरह सब बुक करा के, तो मैं अपना नाइजीरिया जब पहुँचा लेगोस में, क्योंकि लेगोस में हमारा हेड ऑफिस है। तो जो भी मैंने अपना मेरा फ़्लाइट लैंड हुआ लेगोस में, तो मैं देख रहा था यार, ये तो मैं कहीं किसी अलग ही कंट्री में आ गया हूँ, सब कुछ काला है काला है, और मैं कहाँ पे आ गया। और एकदम से मैं थोड़ा शॉक में रह गया कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे लेगोस के एयरपोर्ट में उन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव था, इंडियन था, अब वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने उनको भेजा था मेरे को रिसीव करने के लिए। तो मैं उनसे मिला, तो वो मेरे को घर में लेके गए। जब लेगोस में हम एयरपोर्ट से घर जा रहे थे, तो बिलीव करोगे मेरे को 4 घंटे लगे थे घर पहुंचते पहुंचते। ऑलरेडी मैं
10-12 घंटे का मैं ऑलरेडी फ़्लाइट में था। उसके बाद 4-5 घंटे गाड़ी में ट्रैफिक में फंसे, तो थोड़ा बहुत माइंड थोड़ा हिल गया था। तो फिर उसके बाद मैं हेड ऑफिस में गया, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ली। तो मुझे उसके बाद मेरे एमडी ने कहा कि ये लेगोस में आपका ट्रेनिंग हो गया है, तो अबूजा के लिए आप तैयार हो, नाउ यू गो टू अबूजा। मैं फिर अबूजा आया। अबूजा मैंने जो ही लैंड किया तो मैंने देखा ये तो यार कोई अलग ही कंट्री है, क्योंकि एकदम खुला खुलापन था और लोग अलग थे। लेगोस में लोगों को टाइम नहीं है बात करने का, यहाँ पे लोगों को टाइम है बात करने का। खुली सड़कें है, रोड साफ साफ है, साफ सुथरे रोड्स है। मतलब कि मुझे मेरा मन खुश हो गया। मैंने बोला यार ठीक है, ये तो बेस्ट है यार, ये जगह बेस्ट है। तो उसके बाद मैं कंपनी के अकोमोडेशन में आया। एक्चुअली मेरी कंपनी का अकोमोडेशन ऊपर है और मेरे नीचे ऑफिस है। तो जो मैं ऑफिस प्लस का अकोमोडेशन पहुंचा, तो फिर कई सारे जो स्टाफ से मिला, मैं इंट्रोडक्शन हुई, सब कुछ हुआ। तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर किया मैंने घर पे। तो उसके नेक्स्ट डे में जब नीचे अपना ऑफिस आया, तो मेरे जो ब्रांच मैनेजर थे उस टाइम, उनसे इंट्रोडक्शन हुई, उनसे मुलाकात अच्छे से हुई। मतलब कि ही वॉज अ वेरी गुड गाय। और उसके बाद भी अपने अपनी टीम से मिला मैं, जो सेल्स की टीम है, जो काफ़ी कोऑपरेटिव थी। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी खासियत है, ये है कि अगर आप उनसे अच्छा रहोगे, दे विल बी वेरी गुड फॉर यू। और अगर आप उनसे बुरा रहोगे, दे विल बी बैड फॉर यू ऑल्सो। सो ये चीज़ें हैं। तो मैं अपनी सेल्स टीम से कई सारी ट्रेनिंग सेशंस को करवाई मैंने, कई सारी चीज़ें उनको समझाई, किस तरह से वर्क प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। सेल्स के कोई कई सारे टिप्स बताई हैं मैंने उनको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो सेल्स का जो तरीका है करने का, वो हटके है इंडिया की तरह नहीं है ऐसे। यहाँ पे कहीं से मतलब इजी वाला है। यहाँ पे इजी लेते हैं लोग सेल्स को। जैसे इंडिया में हम हमेशा स्ट्रेस में होते हैं कि करना है, ये टारगेट दिया है तो करना है, वो करना, ये हमको दिया है बॉस ने काम, ये तो करना है। बट यहाँ पे थोड़ा इजीली लोग लेते हैं, मतलब सेल्स वाले जो बनते हैं। तो थोड़ा बहुत उनको वो चीज़ का, इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ के बारे में हमने उसको बताया, जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो सीख रहे हैं। तो अभी उस टाइम मैं उनके साथ खूब फील्ड पे गया, उनके साथ वर्किंग। तो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट की जब मैं नाइजीरिया में आया था। तो मैंने एज ए था मैं डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, बट मैंने उनके साथ जो काम किया है, मतलब कि एज ए लेमैन की तरह काम किया है। उनको सिखाया कि कैसे, मतलब कि क्लाइंट से कैसे मिलने से लेके एग्जीक्यूशन तक कैसे करना है चीज़ें। तो 2-2.5 साल तक मैं उनके साथ काम करता रहा ऐसे ही। उसके बाद फिर मेरी प्रमोशन होगी, मैं डिप्टी ब्रांच मैनेजर से ब्रांच मैनेजर बन गया। अब ब्रांच मैनेजर जब बनता है तो सेल्स के साथ साथ आपको एडमिन का वर्क भी संभालना पड़ता है। जैसे सैलरीज बनानी है, एक्सपेंसेस बनाने हैं, बजटिंग करना है, लॉजिस्टिक देखना है, कई सारी और भी चीज़ें हैं जो कि ब्रांच मैनेजर को देखनी पड़ती है। तो मैं करीब करीब 3 साल से एज ए ब्रांच मैनेजर जॉब कर रहा हूँ इसी कंपनी में। 6 साल हो गए लगभग मुझे इस कंपनी में। और इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है जो कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मली अब इस जगह से कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो गई है थोड़ी बहुत। क्योंकि आपको जब आदमी 5-6 साल रहता है किसी जगह पे, तो अपने आप ही उस जगह से अटैचमेंट रहती है। चाहे आप कहीं भी रहे, आप चाहे आप कहीं भी रहें, आपको अटैचमेंट होगी उसी जगह पे। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत इमोशनल अटैचमेंट अबूजा से हुई है। जब भी मैं, मुझे याद है जब मैं इंडिया जाता हूँ छुट्टियों में, तो फिर हल्का सा मुझे याद आता है अबूजा में, यार क्या होगा अबूजा का। तो वो चीज़ें हैं। बट हम तो परदेसी है, सेल्स वाले हैं, तो हम तो कहीं भी जाके अपना रन बसेरा करते हैं। तो ये मेरी नाइजीरिया की एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया है। और आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको कई सारी नई नई चीज़ें बताऊंगा। और तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं दोबारा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है RB गुड टाइम्स, को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जय भारत, वंदे मातरम।